Hello and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear friends, this is me Rafiq Bashir with lecture 10 on statistics for finance accounts assistant. तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोग्राफी एंड सेंसस। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 में हम सेंसस पूरा देखेंगे। आज हम बस डेमोग्राफी और इसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसमें से आपको ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको लतीफ़ सर्स कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है @CA लतीफ़। तो वहाँ पे आपको मिलेगा CA लतीफ़, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स है। तो चलिए बढ़ रहे हैं आगे। डेमोग्राफी, पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। फादर है इसके जॉन ग्रांट, ये आपको याद रखना है। जॉन ग्रांट इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। और इन्होंने जो बुक लिखी थी 1662 में, इस बुक का नाम है नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन ग्रांट ने लिखी है और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी। टर्म डेमोग्राफी कॉइन की है H.G. गिलार्ड ने 1855 में। ये आपको याद रखना है। बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं कि H.G. गिलार्ड ही शायद इसके फादर नहीं है। H.G. गिलार्ड ने टर्म कॉइन की है डेमोग्राफी इन 1855। देखिए डेमोग्राफी क्या है एक्चुअली। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हो गई है। डेमो मीन्स पीपल एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो हम इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ पीपल। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन देखेंगे इसकी, वो है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, डेमो एंड ग्राफी। डेमो मीन्स पीपल एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो इट इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट डियर एस्पिरेंट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आपको याद रखना है, आ सकता है। और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड किस ईयर को कहा जाता है? 1921 में। जब मैं आपको स्टेज से भी पढ़ाऊंगा आपको वहीं पे पता चलेगा। यहाँ से पॉपुलेशन मतलब चेंज होना स्टार्ट हो गया था, मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसमें इसी को कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इसके बाद बस ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज होने लगी थी। अभी आपको आगे बता देंगे। डेमोग्राफी में हम स्टडी क्या क्या करते हैं डियर एस्पिरेंट्स? साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन यानी मेल कितने, फीमेल कितने हैं, चेंजेस इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे अगर आपको 3S देखने पड़ेंगे डेमोग्राफी के, वो कौन कौन सा है? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोग्राफी इन्हीं पे बेस्ड है, यही हम स्टडी करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 है। देखिए अब डेमोग्राफी के टाइप्स है। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम क्वांटिटी देखते हैं, यानी नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं। और ये इजी कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है। मैं किसी विलेज में गया, मैंने बोला पॉपुलेशन टोटल 500 है, इसमें से मानो 300 मेल्स हैं, 200 फीमेल्स हो गया, इजी वे में हो गया। तो फॉर्मल डेमोग्राफी में हम सिर्फ नंबर्स को पता करते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं। बट यहाँ पे हम एक्चुअली डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। यहाँ पे हम चेंजेस को देखते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्वालिटी। यानी बर्थ रेट में चेंज क्या है, डेथ रेट, माइग्रेशन, तो यहाँ पे पूरा स्टडी होता है। तो सोशल डेमोग्राफी एक्चुअली हम स्टडी करते हैं जहाँ पे हम चेंजेस देखते हैं पॉपुलेशन में। बर्थ रेट कितना चेंज हुआ, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, माइग्रेशन कितनी हुई। तो इसमें ये चीज़ें हम देखते हैं। तो सोशल डेमोग्राफी ब्रॉडर कंसेप्ट है। देखिए डेमोग्राफिक साइकिल आप देख सकते हैं डियर एस्पिरेंट्स। मैं आपको दिखाता हूँ। डेमोग्राफिक साइकिल के टोटल 5 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 5 स्टेज। देखिए पहला स्टेज 1, इसको कहा जाता है हाईली स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है। 100 अगर मर रहे हैं, 100 तो 100 की बर्थ हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाईली स्टेशनरी है। यहाँ पे पॉपुलेशन उतना चेंज नहीं होता क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है। उसके बाद डियर एस्पिरेंट स्टेज सेकंड इसमें आता है अर्ली एक्सपैंडिंग। इसको कहा जाता है अर्ली एक्सपैंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। यही इसी 1921 में ये स्टेज आया था, इसलिए इसको कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों? क्योंकि
मैंने आपको बोला पहली पॉपुलेशन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था, यानी बर्थ रेट ज़्यादा होने लगी, डेथ रेट कम होने लगी। इसलिए 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेज थर्ड डियर एस्पिरेंट लेट एक्सपैंडिंग। लेट एक्सपैंडिंग इंडिया का आज करंटली यही स्टेज चल रहा है, इसलिए मैंने इंडिया का नाम साइड पे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टेज थर्ड में लेट एक्सपैंडिंग, बर्थ रेट ज़्यादा डेथ रेट से ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है डेथ रेट से, ये आपको याद रखना है। बट यहाँ पे क्या है, अर्ली एक्सपैंडिंग में बर्थ रेट ज़्यादा है बट डेथ रेट भी, डेथ रेट तो कम है बट उतनी कम नहीं है। यहाँ पे देखिए बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट फिर कम है, ये आपको याद रखना है। तो 1981 के बाद ये स्टेज आता है, इंडिया में आज यही स्टेज चल रहा है। स्टेज 4 डियर एस्पिरेंट लो स्टेशनरी, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है। मैंने ऐसे लिखा है लगभग बर्थ रेट जितना है उतना डेथ रेट भी है, इसलिए स्टेज 4 को हम बोलते हैं लो स्टेशनरी। और स्टेज 5 जब आएगा तो हम तब बोलेंगे डिक्लाइनिंग, यानी जब डेथ रेट होगी ज़्यादा, जब डेथ रेट होगी ज़्यादा बर्थ रेट से। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल है, आपको ये याद रखना है। इंडिया का आज कौन सा स्टेज है, लेट एक्सपैंडिंग, यानी बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट कम है, ये आपको याद रखना है। और लो स्टेशनरी जब आएगा तब बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग इक्वल है। अगर ये 100 है तो ये भी 100 के करीब है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये थे 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। देखिए पॉपुलेशन पिरामिड्स आपको यहाँ पे समझाना है मुझे। देखिए पिरामिड आपने देखा होगा कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ तो ऊपर इस तरह से होंगे, ये पिरामिड्स हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास, अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है। पहला जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव पिरामिड। एक्सपेंसिव पिरामिड का मतलब बेस जो ब्रॉड होती है, नीचे वाला पोर्शन ब्रॉड होता है और ऊपर नैरो होता है, मतलब ऐसे आपका यहाँ पे पिरामिड बनता है। इंडिया और चाइना में यही पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है तो नीचे बर्थ रेट हम दिखाते हैं ये ज़्यादा, इसलिए ब्रॉड बेस है। तो ऊपर फिर जो ओल्ड एज है वो बहुत कम है, इसलिए इंडिया में पिरामिड कौन सा एक्सपेंसिव, यानी बर्थ रेट ज़्यादा है, ओल्ड एज पर्सन कम है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है डियर एस्पिरेंट स्टेशनरी। स्टेशनरी पिरामिड ऐसा होता है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है, तो ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, उतना फर्क नहीं, जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब इस तरह से होगा ये पिरामिड। इसके फिर मैं ऐसे बताऊंगा, तो ये स्टेशनरी पिरामिड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। उसके बाद डियर एस्पिरेंट्स कंस्ट्रक्टिव पिरामिड क्या है, जहाँ पे डेथ रेट भी कम, बर्थ रेट भी कम। इसलिए आपने देखा होगा इस कंस्ट्रक्टिव पिरामिड का टॉप वाइडर है, ऊपर वाला ये टाइप वाइडर है तो नीचे फिर कम कम होता जा रहा है ऐसे। इसका मतलब टॉप वाइडर है, बेस इसकी नैरो है। तो ये कंस्ट्रक्टिव पिरामिड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेथ रेट भी लो है एंड बर्थ रेट भी लो है। चलिए हम बढ़ेंगे इंडियन डेमोग्राफी पे। इंडियन डेमोग्राफी, इंडिया में 17.8% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रहती है, ये सबको पता है। 2.4% लैंड एरिया है इंडिया में वर्ल्ड का, और चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ज़रूर ज़्यादा है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और 2050 तक ये भी कहा जाता है कि चाइना, 230 तक कहा जाता है कि चाइना विल टेक ओवर मतलब होल वर्ल्ड इन पॉपुलेशन में, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया से भी बढ़ जाएगी। इंडिया में आज 130 बिलियन है, तो अब आप याद रख सकते हैं। देखिए इंडिया में 4 फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। इंडिया में आप देख सकते हैं, देखिए 1901 से 1921 तक इसको कहा जाता है स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। स्टैग्नेंट का क्या मतलब है, रुकी हुई पॉपुलेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, क्योंकि इसलिए इसको कहा जाएगा ऐसे। फिर 1921 से 1951 तक स्टेडी ग्रोथ होने लगी। मैंने आपको बोला 1921 के बाद बर्थ रेट बढ़ने लगी, डेथ रेट कम होने लगी, इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। उसके बाद डियर एस्पिरेंट 1951 से 1981 तक रैपिड हाई ग्रोथ। मैंने अगर आपने देखा होगा डेमोग्राफिक साइकिल, मैंने बोला वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है डेथ रेट से, तो इसको कहा जाता है रैपिड हाई ग्रोथ। और डियर एस्पिरेंट उसके बाद 1981 से 2011 तक इंडिया में हाई ग्रोथ रेट एंड साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन भी देखे गए हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया में 2011 सेंसस ही हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा बोल रहे हैं। और अब 2021 में जो होगा वो डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, इंडिया में पहली बार डिजिटल सेंसस होगा। तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इंडिया से भी बाई 2030, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे, ये आप देख सकते हैं।
सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ। ओके डियर एस्पिरेंट्स, अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे डेमोग्राफी और सेंसस में क्या क्या आती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन। सिंपल वर्ड्स में, जब पॉपुलेशन में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट चला जाता है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में, इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी जब हाई बर्थ रेट लो बर्थ रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, हाई डेथ रेट लो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन। यानी ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट पॉपुलेशन टू लो बर्थ रेट लो डेथ रेट पॉपुलेशन, तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है डियर एस्पिरेंट? देखिए, रेशो ऑफ डिपेंडेंट पर्सन, डिपेंडेंट कौन होते हैं? छोटे बच्चे और ओल्ड एज, जो किसी से अबो होंगे वो तो डिपेंडेंट रहेंगे ना दूसरों पे। फिर टू द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन है? वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल हम मानते हैं 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक, जिनकी एज है उनको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। तो एक डिपेंडेंसी रेशो होता है रेशो ऑफ डिपेंडेंट पर्सन, यानी चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन का रेशो टू वर्किंग पर्सन जिनकी एज 15 ईयर से 64 ईयर्स तक है, तो इसको कहा जाता है डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन होगी? जिनकी एज 15 ईयर से कम होगी, यानी बच्चे होंगे, और 64 ईयर से एज जिनकी ज़्यादा होगी वो भी डिपेंडेंट होगी, यानी ओल्ड एज पर्सन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी क्या होती है? ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जब वो चाहते हैं कि लोअर पॉपुलेशन हम करें। आपको पता है कितनी, मतलब यहाँ पे इंडिया में भी पॉपुलेशन, ये मतलब चल रही है पॉलिसी कि पॉपुलेशन को कम करो। वो बहुत स्लोगन्स आए थे, तो हम दो हमारे दो, जैसे आपने देखा होगा हम दो हमारे दो, वो कितनी मतलब पॉलिसी स्लोगन्स आए थे। यहाँ पे एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी वो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जहाँ वो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो। कैसे? बाय लोअरिंग नंबर ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। दूसरी पॉलिसी होती है प्रोनेटलिस्ट पॉलिसी। प्रोनेटलिस्ट का मतलब है ये पॉलिसी ऐसी है जहाँ से गवर्नमेंट चाहता है कि पॉपुलेशन को रेज किया जाए, यहाँ पे पॉपुलेशन को बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइग्रेशन, माइग्रेशन हम बोलते हैं सिंपली जब मूवमेंट ऑफ पीपल, एक जगह से दूसरी जगह कोई लोग जाते हैं उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आइदर टेम्पोररी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। देखिए आप, इसके 2 टाइप्स है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? एग्जिट, लिविंग इन एरिया, ये एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाना। ये हमेशा परमानेंट होता है। यहाँ पे पुश और पुल फैक्टर है, तो ये आपको यार पुश और पुल। फॉर एग्जांपल मैं विलेज में रहता हूँ, यहाँ पे मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं नहीं हम श्रीनगर शिफ्ट होंगे, वहाँ पे स्कूल अच्छे हैं। तो यहाँ पे कोई पुल और पुश फैक्टर होता है, या यहाँ पे मजदूरी अच्छी नहीं मिल रही है लोगों को, तो ये श्रीनगर में जाके फिर रहते हैं, नहीं हम यहीं पे मजदूरी करेंगे, वहाँ पैसे भी मिलते हैं। तो इसको कहा जाता है इमिग्रेशन, जब आप एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं। इमिग्रेशन रेट यही होगा नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिविंग इन एरिया ऑफ ऑरिजिन पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एरिया पर ईयर। तो एक साल में कितने लोगों ने एरिया को लीव किया पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हम जिसको देखेंगे, ये इमिग्रेशन रेट कहलाता है। इमिग्रेशन रेट सिंपली नंबर ऑफ पर्सन इमिग्रेंट्स लिविंग इन एरिया पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो एक साल में कितने इमिग्रेंट्स ने एरिया को लीव किया पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इसको कहा जाता है इमिग्रेशन रेट। इमिग्रेशन। दूसरी होती है इमिग्रेशन, यहाँ इसको बोलते हैं इनर एंटरिंग इन एरिया, किसी एरिया में जाना, ये भी परमानेंट होता है। पुश और पुल फैक्टर होता है यहाँ से भी, जैसे मैंने पहले बोला। तो इमिग्रेशन रेट भी हम बोलेंगे नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंटरिंग एन एरिया पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। यहाँ पे लोग किसी डेस्टिनेशन एरिया में जाते हैं, जहाँ मतलब जहाँ मैं एंटर करूँगा फिर वही बैठूँगा परमानेंट से, वही काम करूँगा, वही जॉब करूँगा, वही मकान लेना है, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेट माइग्रेशन क्या होती है? इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन इन ईयर, एक साल में कितने एरिया को लीव किए और कितने एरिया में आए, इसको कहा जाता है डियर एस्पिरेंट्स नेट इमिग्रेशन, यानी इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। तो ये आपको याद रखना है। डियर एस्पिरेंट्स इंपॉर्टेंट टर्म है डेमोग्राफिक बोनस। बोनस क्या होता है? जब कोई प्रॉफिट मिलता है। डेमोग्राफिक बोनस ऐसा टर्म है जहाँ पे हम पॉपुलेशन में, अगर हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक बोनस है। क्यों? क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन पैसे कमाते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को वो फीड कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक बोनस, जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, यानी 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक लोग बहुत ज़्यादा रहते होंगे इसमें, तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक बोनस। चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे। डेमोग्राफिक बर्डन होता है डियर एस्पिरेंट्स जब नॉन प्रोडक्टिव, यहाँ हम बोलेंगे जब यहाँ पे
वर्किंग पॉपुलेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। यहाँ पे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल 50 चाइल्ड ज़्यादा होंगे, ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा होंगे, बट वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी। इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक बर्डन। डेमोग्राफिक बर्डन। डबलिंग टाइम क्या होता है डियर एस्पिरेंट्स? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए। डबलिंग टाइम होता है कितने साल लगते हैं हमें पॉपुलेशन को डबल करने में एट ए गिवन ग्रोथ रेट। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, उस ग्रोथ रेट पे हमें कितना टाइम लगता है पॉपुलेशन को डबल करने में, तो इसको कहा जाता है डबलिंग टाइम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता है कंडीशन जब हाईली स्किल्ड एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन कंट्री को छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा इंडिया पाकिस्तान से कितने लोग सऊदी अरबिया जाते हैं, तो वहाँ काम करते हैं, फिर वहाँ की मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं, तो इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। जब एक कंट्री से हाईली स्किल्ड एजुकेटेड और क्वालिफाइड पर्सन इमिग्रेट करते हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये था ये। सक्सेस रेशियो क्या होता है डियर एस्पिरेंट्स? पंचायत अकाउंट स्टैंड में सक्सेस रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा। वो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स इन पॉपुलेशन, इसको कहा जाता है सक्सेस रेशियो। ये इजी डेफिनेशन है। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है पर 1000 ऑफ मेल्स इन पॉपुलेशन। इसमें क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट। जब एक इंडिविजुअल एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है या मूवमेंट करता है, एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में जाएगा, उसका अगर स्टेटस चेंज नहीं हुआ, जैसे वो यहाँ पे था उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, जब वो दूसरे सोशल ग्रुप में गया, उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऐसी सोशल मोबिलिटी का टाइप है जहाँ पे जो पर्सन मूवमेंट करता है फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर सोशल ग्रुप, उसका स्टेटस चेंज नहीं होता है। बट अगर चेंज हो गया स्टेटस ऑफ द पर्सन जो कि सोशल मोबिलिटी में इन्वॉल्व है, उसको कहा जाएगा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब लिटरेट किनको कहते हैं? वो मतलब उन पर्सनस की या पॉपुलेशन में उन लोगों की जिनकी एज 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा होगी, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है। इसको कहा जाता है लिटरेसी रेट। क्रूड लिटरेसी रेट हम बोलते हैं डियर एस्पिरेंट्स सिंपली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट टू टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाई, ये यहाँ पे कितना है, ये पर हाँ 100 ही है यहाँ पे, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। क्रूड लिटरेसी रेट में नंबर ऑफ लिटरेट टू द टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। इफेक्टिव लिटरेसी रेट में हम डियर एस्पिरेंट्स क्या लेते हैं? हम यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन नहीं लेते हैं। इफेक्टिव का इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। इफेक्टिव का मतलब हम लेते हैं लिटरेट उन्हीं को माना जाएगा जिनकी एज क्या है 7 ईयर से ज़्यादा, तो यहाँ पे उन्हीं का रेशो देखा जाता है और उन्हीं की पॉपुलेशन कितनी है एक साल में मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको कहा जाता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके लिए। देखिए क्रूड लिटरेसी रेट में हम डिवाइड में लेते हैं टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, बट इफेक्टिव लिटरेसी रेट में हम पॉपुलेशन किन की देखते हैं? ऑनली उनकी जिनकी 7 ईयर है, 7 ईयर से ज़्यादा एज होगी, मतलब जो पढ़ लिख सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स ये था आज का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेंसस 2011 के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो यहाँ पे आप देखना चाइना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला अभी वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, तो बट अब गवर्नमेंट ने एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी लाना स्टार्ट की है ताकि हम पॉपुलेशन को लवर कर सकें, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और मतलब बेसिक कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो पोल्यूशन भी उतना बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है हायर पॉपुलेशन से। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एंटी नेटलिस्ट पॉलिसीज़ लाते हैं। स्लोगन आपने देखे होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये मेरे अपनी नोट्स है, मैं आपके टेलीग्राम चैनल लजीफ सर कॉमर्स एकेडमी पे इनको लेक्चर के बाद ज़रूर सेंड कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट डियर एस्पिरेंट्स।